कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, भाग 32। सीढ़ियां उतरकर वो चारों उस छोटी सी चौकोर कोठरी नुमा तहखाने में पहुंच गए, जिसकी सामने वाली दीवार में मंदिर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मेजर बलवंत ने पीठ पर बंधे थैले में से टॉर्च निकाली और उस वर्गाकार कोठरी की दीवारों को बड़े ध्यान से देखने लगा। सहसा उसकी नजर सीढ़ियों से बाईं ओर की दीवार के नीचे वाले फर्श पर पड़ी। फर्श का ये भाग उस वर्गाकार कोठरी के शेष भाग की अपेक्षा अधिक चिकना और चमकदार दिखाई दे रहा था। मेजर बलवंत ने पीठ पर बंधे थैले में से इस्पात का बना एक लंबा छुरा निकाला, जिसकी नोक बहुत लंबी और पतली थी। उसने उस लंबे छुरे की नोक बाईं ओर की दीवार के ऊपरी कोने में लगाई और फिर उससे नीचे की ओर लकीर बनाने लगा। सहसा दीवार की बीच में आकर छुरे की नोक अटक गई। मेजर बलवंत ने टॉर्च की रोशनी उस स्थान पर डाली। वहां एक बहुत ही बारीक और छोटा सा सुराख था। मेजर बलवंत ने छुरे की पतली सुई जैसी नोक उस सुराख में फंसाकर छुरे के दस्ते पर भरपूर दबाव डाला। हल्की सी खट की आवाज हुई और फिर बाईं ओर की पूरी दीवार किसी दरवाजे के पट की तरह खुलती चली गई। उस दरवाजे के पार गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मेजर बलवंत ने इशारे से अपने पीछे खड़े लोगों को एक और हटा दिया और पेंसिल टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी अंदर डालने लगा। सामने एक काफी ऊंची और चौड़ी सुरंग भी थी, जो बहुत ही साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। मेजर बलवंत अपने साथियों के साथ तेजी से उस सुरंग में बढ़ने लगा। लगभग आधा फरलांग चलने के बाद सुरंग दाईं ओर मुड़ गई। इस ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। वो लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गए। उन्होंने देखा वो लोग एक लंबे चौड़े हॉल नुमा कमरे में खड़े हुए थे। कमरा आधुनिक फर्नीचर से सजा हुआ था। उनके बीचों बीच 4 खूबसूरत और कीमती सोफे रखे हुए थे। उन सोफों के बीच में रखी हुई सेंटर टेबल पर एस्ट्रे रखी हुई थी, जिसमें सिगरेट के बुझे हुए टुकड़े और राख पड़ी हुई थी। मेजर बलवंत ने उस एस्ट्रे को उठाकर देखा और फिर बहुत ही धीमी आवाज से बोला, लगता है कुछ देर पहले ही यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे जो अलग अलग ब्रांड की सिगरेट पीते रहते हैं। ये कहकर उसने एस्ट्रे वहीं रख दी और पेंसिल टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालते हुए हॉल के उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, जो खुला हुआ दिखाई दे रहा था। वो चारों दबे पांव उस दरवाजे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। दोनों दाईं ओर वाले दरवाजे में से किसी के चीख कर बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसी बूढ़े की थी, जो जोर जोर से बोलने के कारण फट गई थी और इतनी अस्पष्ट हो गई थी कि ये समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या कह रहा है। वो चारों कुछ पल खड़े उस दरवाजे को समझने और पहचानने की कोशिश करते रहे और फिर तेजी से दाईं ओर वाले दरवाजे की ओर चल दिए। वो दरवाजे पर लटके हरे रंग के भारी पर्दे के पास पहुंचकर रुक गए, जिसके पार तेज दूधिया रोशनी फैली हुई थी और किसी बूढ़े आदमी के रोने गिड़गिड़ाने की आवाजें आ रही थी। मेजर बलवंत ने दरवाजे पर लटके पर्दे के किनारे को जरा हटाया और फिर उस झिरी पर आंख लगा दी। और फिर जैसे ही उसकी नजर उस कमरे में मौजूद लोगों पर पड़ी, उसके मस्तिष्क को आश्चर्य और हर्ष का एक जोरदार झटका लगा। उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और फिर उस कमरे में मौजूद लोगों के बीच होने वाली बातचीत बड़े ध्यान से सुनने लगा। पुलिस हेडक्वार्टर का रिएक्शन हॉल पुलिस और नागरिक प्रशासन के पदाधिकारियों, महानगर के गणमान्य व्यक्तियों और पत्रकारों के बीच खचाखच भर चुका था। मेजर बलवंत रिएक्शन हॉल की सामने वाली दीवार के सहारे बनी हुई ऊंची टेबल पर एक मेज के पीछे रखी हुई एक कुर्सी पर बैठा था। उसके बाएं हाथ की उंगलियों में सिगार, जिसे वो कभी कभी होठों में दबा लिया करता था। उसके दाएं हाथ में पकड़ा कलम बड़ी तेजी से उसकी डायरी के पन्नों पर दौड़ रहा था। पुलिस कमिश्नर देशमुख कई बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाल चुके थे।
हॉल के बैठे अन्य लोगों को भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मेजर बलवंत इस सबसे बेखबर अपनी डायरी के पन्ने भरता चला जा रहा था। सहसा तभी हॉल के मुख्य द्वार के सामने पुलिस की 2 मेटाडोर गाड़ियां और एक टैक्सी आकर रुकी। पुलिस की गाड़ियों से पहले इंस्पेक्टर तिवारी, इंस्पेक्टर जोनाथन और सार्जेंट गोखले उतरे और फिर उसके बाद 10 आदमी उतरे। हॉल में बैठे लोग हैरानी से उन 10 आदमियों को देखने लगे जो सर से पांव तक काले बुर्कों में ढके हुए थे। केवल उनके पैरों के जूते ही उनके पुरुष होने की घोषणा कर रहे थे। तीनों पुलिस ऑफिसर उन बुर्कापोशों को लिए अंदर आ गए और फिर मेजर बलवंत के इशारे पर उन्हें स्टेज पर ही मेजर बलवंत की कुर्सी के पीछे रखी कुर्सी पर बिठा दिया। पुलिस गाड़ियों के साथ आने वाली टैक्सी में से सुधीर और सुनील के साथ आधेड़ उम्र की एक स्त्री और एक पुरुष उतरा। आधेड़ उम्र हो जाने पर भी वो स्त्री बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। हॉल में बैठे लोग अपनी अपनी गर्दन मोड़कर उस सुंदर महिला को देखने लगे जो वेशभूषा से किसी संभ्रांत घराने की सम्मानित महिला दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने उन दोनों को स्टेज पर रखी खाली कुर्सियों पर लाकर बैठा दिया और फिर सुधीर और सुनील के साथ स्टेज पर लटके पर्दे के पीछे चला गया, जहां से अचानक ही कुछ स्त्रियों के चलने फिरने और बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी केस की कहानी के बजाय हम लोगों के धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, पुलिस कमिश्नर मिस्टर देशमुख ने हंसते हुए कहा। बलवंत ने जल्दी से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और फिर बोला, बस 10-5 मिनट और दे दी मुझे। ये कहकर मेजर बलवंत के पास ही खड़े इंस्पेक्टर जोनाथन और सार्जेंट गोखले को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में उन्हें कुछ निर्देश देने लगा। कुछ देर के बाद वो दोनों स्टेज से उतरे और हॉल के दरवाजे के सामने खड़ी जीप में जा बैठे। दूसरी ही पल उनकी जीप हवा से बातें करती हुई महानगर की खुली और साफ सुथरी सड़कों पर चली जा रही थी। कुछ देर के बाद मेजर बलवंत ने कलम बंद करके मेज पर रख दिया, डायरी एक और खिसका दी और फिर सिगार के 4-5 लंबे लंबे कश लेने के बाद उठकर खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही में बैठे लोगों ने बातें करना बंद कर दिया और आंखों में प्रश्न और जिज्ञासा लिए उसकी ओर देखने लगे। मेजर बलवंत ने एक सरसरी नजर हॉल के इस छोर से उस छोर तक डाली और फिर सिगार का एक लंबा कश लेकर सिगार एस्ट्रे में रख दिया और खंकार कर गला साफ करके बोला, उपस्थित सज्जनों, आप लोगों को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस विलंब का वास्तविक कारण ये था कि इस केस से संबंधित लोगों को इकट्ठा करके यहां तक लाने में काफी समय लग गया। उन लोगों की उपस्थिति इस समय बहुत ही आवश्यक थी। खैर, पहले मैं संक्षेप में इस केस की कहानी सुनाई देता हूँ, जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आज आप भी 18वीं सदी में रह रहे हैं, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उस गुलामी को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने फूट के ही नहीं बल्कि जात पात और छुआछूत के विषैले बीज बो दिए थे। हम लोगों में एकता ना हो सके, इसलिए अंग्रेज सरकार पर्दे में रहकर और कभी कभी बेपर्दा भी होकर विभिन्न संप्रदायों के मुखियाओं की पीठ ठोकती रहती थी। उन्हें हर तरह की सहायता देती ताकि वो इन संप्रदायों से अलग रहे, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझे और दूसरों की निरंतर निंदा करते रहे। ब्रिटिश सरकार की इस नीति का दुष्परिणाम आए दिन सांप्रदायिक देश के रूप में उजागर हो उठता था। भारतीय हिंदू समाज अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, लेकिन क्योंकि उन सब का मूल स्थान हिंदू धर्म ही था, इसलिए उन्हें कभी भी कटुता पैदा नहीं हुई। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1957 में समूचे भारत को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था, तब उन्होंने इन संप्रदायों के बीच खाइयां खोदनी शुरू कर दी, एक को दूसरे संप्रदाय का दुश्मन बना दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि समूचा देश जाति, धर्म और संप्रदायों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर रह गया। अंग्रेज शासकों का फैलाया हुआ ये तनाव भारतवासियों के खून में इस सीमा तक घुल मिल गया कि आज़ाद होने के बाद भी हमारे राष्ट्र के नेता हजारों कोशिशों के बावजूद उस विषय को
देशवासियों के खून में निकाल नहीं पाए। निकालना तो दूर, मात्रा तक नहीं कम कर पाए। यही नहीं, उन्होंने इस विष को कम करने की जितनी कोशिशें की, ये विष उतना ही तेजी से बढ़ता गया, उतनी ही तेजी से घातक बनता गया। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी एक दूसरे के बीच खींची गई अलगाव की रेखा भयानक खाई का रूप लेती जा रही है। इस अलगाववादी प्रवृत्ति की देन है लोभ, लालच, स्वार्थ और अन्याय, और वर्तमान केस की यही पृष्ठभूमि है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, भारतवर्ष संसार का एकमात्र ऐसा देश था जहाँ के निवासी अनादिकाल से प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, समाज सबका सम्मान समान रूप से करते थे। और क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय को समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी, इसलिए उनमें परस्पर कभी टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो पाती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए इन संप्रदायों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना शुरू कर दिया और हर संप्रदाय को एक रजिस्टर्ड समिति के अधीन रहने पर बाध्य कर दिया, क्योंकि समिति के सदस्यों को ब्रिटिश सरकार हर तरह से सहायता देती थी, विशिष्ट पद और सम्मान देती थी। इसलिए समितियों के पदाधिकारी और सदस्य बनने के लिए आपस में संघर्ष चलता रहता था। फिर धीरे धीरे समिति के हाथों में पूरे संप्रदाय की बागडोर आ गई। उनका निर्णय सर्वमान्य समझा जाने लगा। उसे अदालत तक में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसी तरह के संप्रदाय की समिति के पदाधिकारी थे सेठ मणिक शाह, सेठ रमन लाल देसाई, सेठ सुगन चंद, सेठ रूपचंद मारवाड़ी, सेठ गुलाब राय और सेठ पद्यकान। सेठ मणिक शाह की पत्नी का देहांत विवाह होने के कुछ दिनों के बाद ही हो गया था। उस समय उनकी उम्र 20-21 वर्ष के लगभग थी। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उस संपत्ति का वारिस कोई नहीं था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। उसकी मृत्यु से उन्हें गहरा आघात लगा। वो अपना कारोबार अपने कुछ मित्रों को सौंपकर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा उस पर चले गए। वही एक मंदिर की देवदासी से उनका परिचय हो गया और फिर वो प्रेम न जाने कब प्रेम में परिवर्तित हो गया। वो उस देवदासी को उस मंदिर के पुजारियों के शिकंजे से निकाल कर मथुरा ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ कोर्ट में शादी कर ली और एक छोटा सा बंगला खरीद लिया और उसके साथ आराम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवदासी गर्भवती हो गई। सेठ मणिक शाह देवदासी को पाकर पहली पत्नी को बिल्कुल भूल बैठे थे। कुछ दिनों के बाद जब दासी एक बेटी की मां बन गई तो उन्होंने सोचा कि अपनी दूसरी पत्नी को सामाजिक मान्यता दिलाई जाए ताकि वो और अपने बेटे को दिल्ली लाकर रख सके। इस संबंध में उन्होंने अपने समाज के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत की। वो अपनी पत्नी और बच्चों को दिल्ली ले आए थे। समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने पहले तो यही मानने से इनकार कर दिया कि देवदासी के गर्भ से उत्पन्न बेटा उन्हीं का है। हो सकता है देवदासी के किसी अन्य पुरुष के साथ भी अवैध संबंध रहे हों। देवदासी के साथ विवाह करने की अनुमति तो दे सकते हैं, लेकिन देवदासी के पुत्र को मणिक शाह पुत्र नहीं मान सकते। विवश होकर सेठ मणिक शाह और उसकी पत्नी ने अपनी ममता का गला घोटकर अपने बेटे को एक अनाथ बालक के रूप में एक अनाथालय में छोड़ दिया। समाज के ठेकेदारों ने उन्हें पत्नी पत्नी के रूप में रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन वो दोनों अपने प्यार के पहले पहले फूल को भूल नहीं पाए। सेठ मणिक शाह के मस्तिष्क पर इन तमाम बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समाज की समिति के पदाधिकारी उनके घनिष्ठ मित्र ही थे। उन्हें अपने मित्रों पर अत्यधिक विश्वास था, इसलिए वो अपना सारा कारोबार और अपनी चल अचल संपत्ति की व्यवस्था उनके हाथों में सौंपकर कई वर्ष तक इधर उधर घूमते रहे। उनकी अनुपस्थिति में उनके मित्र ने उनके कारोबार और संपत्ति से काफी धन कमाया। वर्षों तक सेठ मणिक शाह के कारोबार और जायदाद की देखभाल करते करते उनके मन में उसके प्रति पैदा हो गया। वो उसे किसी भी दशा में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। उन्हें यह आशा थी कि पहली पत्नी की भरी जवानी में मृत्यु हो जाने के बाद उसके आघात से अर्धविक्षिप्त मणिक शाह को कोई स्त्री, और वो भी अप्सरा जैसी सुंदर और स्वर्ण गुण संपन्न स्त्री, प्यार करने लगेगी और उनके साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी।
उनका ख्याल था कि पागलों की तरह घूमते भटकते किसी दिन मलिक शाह की मृत्यु हो जाएगी और वो उनकी चल अचल संपत्ति को आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब उनका ये अनुमान गलत सिद्ध हुआ तो वो बौखला उठे। उन्होंने पुराने प्राचीन मंदिर के प्रधान पुजारी रामदास को भी उस संपत्ति का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उस जमाने में पुजारी रामदास की स्थानीय धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। धर्म समाज संबंधी विवादों में उनका निर्णय सर्वमान्य और अंतिम माना जाता था। पुजारी रामदास ही देवदासी को मलिक शाह की पत्नी के रूप में मान्यता देने के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। एक अबोध शिशु को माँ बाप से दूर करने में उनका प्रमुख हाथ था। अब आगे इस कहानी में और किस किस की पोल खुलनी बाकी है और असल कातिल, असल मुजरिम कौन है? पंडित रामदास की तो पोल खुल चुकी है, बाकी बचे सेठ जो उस समिति के अधिकारी थे। अब इस खून में, इस किडनैपिंग में, इस चोरी में वो लोग आपस में शामिल थे। क्या है इस कहानी का सच? क्या वाकई में ये पूरी की पूरी कहानी, ये चोरी, डकैती, किडनैपिंग सब के सब सेठ मलिक शाह की मौत से जुड़े हैं? क्या उनकी मौत वाकई में एक नेचुरल डेथ थी या एक खून? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। ऐसे ही पुराने और चर्चित नॉवेल्स सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स, जहां पर आपको मिलेंगे पुराने चर्चित नॉवेल्स, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स को।